नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो देखिए, हम कल देख रहे थे रीढ़ की हड्डी, और ये जो जगदीश चंद्र माथुर है, और ये जगदीश चंद्र माथुर लिखित कल हम देख रहे थे रीढ़ की हड्डी। और इसमें यहाँ तक आ चुके थे हम कि जो पात्र में हम देख लिया था कि जो उमा, रामस्वरूप, प्रेमा, शंकर, गोपाल प्रसाद और ये जो रामस्वरूप का नौकर है रतन, इनके बारे में हमने कल जानकारी देख ली थी। और ये जो गोपाल प्रसाद है, और ये गोपाल प्रसाद रामस्वरूप के घर एक रिश्तेदार होकर चले गए थे, मेहमान बनकर चले गए थे। उनका जो बेटा शंकर है, और इस शंकर के लिए एक रिश्ता लेकर चले गए थे। लेकिन रामस्वरूप की जो बेटी है, रामस्वरूप की बेटी मुंह फुलाए बैठी हुई थी, ये भी हमने कल देख लिया था। और जैसे कि यहाँ ये गोपाल प्रसाद, रामस्वरूप और जो उमा अथवा प्रेमा, ये सभी लोग उनके घर आए हुए जो मेहमान हैं, इन मेहमानों का क्या कर रहे थे, एक शिष्टाचार कर रहे थे, उन्हें एक अलग अलग प्रकार की दावत दे रहे थे। और जैसे कि यहाँ अलग अलग तरह की बातें चल रही थी, रामस्वरूप शंकर को कह रहे थे कि तुम्हारी पढ़ाई किस तरह से चल रही है। तो उसने कहा था कि ठीक है, 1-2 साल बचे हुए हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। और उसी समय ये बात टालते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं कि देखो, पढ़ाई के बाद छोड़ दो और बिजनेस के बातें में हम देख लेंगे। यहाँ तक हम आ चुके थे। और इसी समय रामस्वरूप ने चाय लेकर आ गए और वहाँ के मेज पर रखे हुए, और चाय पीते हुए गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, देखो, सरकार जो चाहे कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस ही टैक्स लगाना चाहिए। देखो, यहाँ अलग अलग तरह की बातें चल रही थी कि चाय में शक्कर कितने डालना है, तुम चाय देसी पीते हो या विलायती पीते हो। तो उसने कहा था कि नहीं, हमें आधा दूध और आधी चाय चाहिए, और उसमें थोड़ी चीनी ज़्यादा डाल दो। और उसी समय मजाक उनके बेटे ने किया था कि आजकल सरकार तो इस चीनी पर टैक्स लगा रही है। और उसी समय गोपाल प्रसाद कहते कि टैक्स चाहे सरकार को कितना भी लगाना है लगाना, आमदनी अगर ठीक है तो टैक्स लगा लिया तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ते हुए, वह क्या, तो रामस्वरूप कुछ समझ नहीं रहे थे ये टैक्स की बात क्या है। और उसी समय ये जो रामस्वरूप शंकर को सवाल कर रहे थे कि ये टैक्स क्या है, तो गोपाल प्रसाद क्या कहते, देखो, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। देखो, गवर्नमेंट है अथवा हमारी सरकार है, कौन सी चीज पर टैक्स कब लगाएगी हमें कोई पता नहीं। आज हम देखते हैं मार्केट में हर एक चीज बिकने के लिए है, हर एक चीजों पर अलग अलग प्रकार का क्या है, टैक्स है। तो उसी समय ये जो गोपाल प्रसाद थोड़ा व्यंग्य करते हुए, यहाँ पर तो सरकार खूबसूरती पर भी टैक्स ले रही है, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। देखो, गवर्नमेंट अथवा सरकार हमसे इसी तरह का टैक्स वसूल कर लेती है कि देने वाले चू तक नहीं करते। वो टैक्स किस तरह से हमसे ले लेते ये किसी को पता तक नहीं चलता। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेडअप हो गया है, हम लोगों के जमाने में तो ये कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते लीजिए। देखो, कहते वाह वाह, उस समय हमारे जमाने में तो ऐसे खूबसूरती का टैक्स अथवा अन्य बातों का टैक्स कोई भी नहीं लेता था। और हंसी सभी लोग क्या करते, हंसते, और हंसते हंसते कहते, गोपाल की ओर तस्तरी देते और कहते कि लीजिए। उसी समय गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। और देखो, जैसे एक दूसरे से बातें करते करते चाय नाश्ता पानी उनका हो रहा था। और उसी समय ये जो गोपाल प्रसाद है और ये जो रामस्वरूप है एक दूसरे को बातें कर रहे थे। और यहाँ पर जो नाश्ते का ये था, उसमें से एक समोसा गोपाल प्रसाद उठा लेते, और उठाने के बाद कभी नहीं साहब, कभी नहीं, ऐसा कहते हैं। और इसमें रामस्वरूप क्या कहते हैं, देखो, शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। ये जो गोपाल प्रसाद का बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, और मेडिकल की पढ़ाई करते समय उन्हें एक सवाल किया जाता है कि आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। तो शंकर क्या कहते, देखो, किस मामले में। शंकर को जैसे कि रामस्वरूप ने सवाल किया था कि ये जो टैक्स है या खूबसूरती है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो रामस्वरूप कहते यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। देखो, अभी यहाँ एक सच बात बता रहे थे एक दूसरे।
कोई भी लड़के वाला अगर लड़की देखने के लिए चला गया तो सबसे पहले उसकी क्या देख लेता है? खूबसूरती देख लेता है। उसकी पढ़ाई क्या हो गई है, वो काम किस तरह से कर रही है, उसकी आदत कैसी है, ये बातें अलग की है। लेकिन सबसे पहले यह है कि यहाँ पर खूबसूरती देखी जाती है। वो जो लड़की है, उस लड़की दिखने में कैसी है, खूबसूरत है या बेढब है, इस पर पूरा निर्भर है। और उसी तरह रामस्वरूप सीधा शंकर को सवाल करते कि बाबूजी आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तो गोपाल प्रसाद कहते बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है और जायजा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। देखो गोपाल प्रसाद कहते कि हाँ ठीक, यह बात तो सच है कि लड़की का खूबसूरत होना यह तो बहुत जरूरी है, और खूबसूरत के साथ साथ उनका जन्म पत्र भी मिलना चाहिए। अभी जन्म पत्र देखो, जैसे कि लड़के की जन्म तिथि है, लड़की की जन्म तिथि है, अलग अलग तरह के जो भी है, आप अपने रूढ़ी परंपरा के अनुसार जन्म पत्र देखा जाता है। और उसी तरह यहाँ पर भी यह जो गोपाल प्रसाद बीच में ही बात टालते हुए कहते कि जन्म पत्र तो मिला होगा। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। देखो यह मिलने की बात तो दूर की है, जब हमने ये जो एक दूसरे की बातें ठाकुर साहब के पास रख दी तो अपने आप वो मिल गया, ऐसा ही समझ लीजिए। और शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते। और ये जब ये रामस्वरूप कहता है कि ये जो जन्म पत्र है ठाकुर साहब के कदमों में रख दिया तो अपने आप क्या होगा, मिल जाएगा। इसी बात पर शंकर प्रसाद हंस लेता है, लेकिन गोपाल प्रसाद थोड़े चुप रह जाते। गोपाल प्रसाद कहते लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। देखो हमने पहले कल देख लिया था कि ये जो है पढ़ा लिखा परिवार था, खुद पढ़े लिखे थे, एक वकील थे, अलग अलग तरह के बिजनेस में एक हिस्सा लेते थे, स्टेज पर या तो मंच पर जाकर भाषण भी कर लेते थे। लेकिन उनका एक तरीका इस तरह का था कि लड़कियों ने ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, लड़कियों की पढ़ाई कम होनी चाहिए, ऐसा उनका एक मानना था। और उसी तरह वो भी कहते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई की बात तो छोड़ दो, लड़कियों ने घर बैठे कोई सिलाई कर ली अथवा जो कपड़े फटे हुए कपड़े अथवा नए कपड़े सिला भी लिए तो भी हमारे लिए क्या है, बहुत है। तो रामस्वरूप हाँ हाँ मेज को एक तरफ सरका देते, फिर अंदर के दरवाजे की ओर मुंह करके जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। देखो अभी यहाँ बेटी देखने का तरीका किस तरह का होता, और जो मेज है मेज थोड़ी बाजू हटाकर रामस्वरूप अपने अंदर घर में आवाज देते और कहते कि जरा पान भेज देना। और उसी समय उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। देखो ये जो उमा है, ये उमा पान की तस्तरी लेकर बाहर आ जाती है, और पान की तस्तरी लेकर बाहर आने के बाद उसने अपने पिताजी को पान की तस्तरी दे दी, और जो चश्मा था उसके नाक पे रखा हुआ, आंखों पे लगाया हुआ। जब यह जो चश्मा है, बड़े रिंगों वाला चश्मा, ये बाप बेटे देखते हैं, थोड़ा चौंक उठते हैं, क्योंकि उनका तरीका अलग है, उनकी सोच अलग थी, और यह रामस्वरूप के परिवार की सोच अलग तरह की थी। और चश्मा देखने के बाद बाप बेटे चौंक उठते हैं, और गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा। देखो अभी चश्मा किसी को भी है, छोटे से लेकर बूढ़े इंसान तक अलग अलग प्रकार के चश्मा हमें देखने के लिए। हम देख रहे हैं कि 2 साल का लड़का हो या 80 साल का कोई व्यक्ति हो, उसके आंखों पर बहुत बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के अथवा बहुत मोटे मोटे शीशों के चश्मे हमें देखने के लिए मिल रहे। और उसी तरह ये जो बाप बेटे दोनों एक साथ कहते हैं कि चश्मा, तो रामस्वरूप कहता है जरा शक पकाकर, थोड़ा निराश होकर कहते हैं कि जी वह तो पिछले महीने ही इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा है। देखो एक लड़की का पिता, और लड़की का पिता उन लड़कों वाले से कहता है ठीक है हाँ चश्मा, ये बात तो सही है, लेकिन कुछ दिन पहले इसकी आंखें दुख रही थी, और इसीलिए
उन्हें कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं कुछ, तो वो चश्मा अब हम किसी को लगेगा ये नहीं बता सकते, लेकिन यहां पर गोपाल प्रसाद है, ये गोपाल प्रसाद कहते कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं लगा। तो राम स्वरूप नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। देखो लड़की का पिता एक समझ के उन्हें बता रहा था, नहीं साहब पढ़ाई की वजह से चश्मा नहीं लगा, ये तो मैंने अर्ज आपको पहले ही बताया था ना। तो गोपाल हूं संतुष्ट होकर कोमल स्वर में बैठो बेटी। देखो थोड़ा आनंदित होकर उस लड़की को कहते हैं कि बैठो बेटी। रामस्वरूप वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्ते पर अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है। देखो हमने पहले देखा था कि उमा के बहुत अलग अलग प्रकार के शौक थे। उमा बहुत ही अच्छी तरह से क्या करती थी, हारमोनियम बजाती थी। इसीलिए उमा के पिताजी उस उमा को कहते कि उमा यहां नहीं, जो बाजू में तख्ता रखा हुआ है उस तख्ते पर बैठ जाओ, कि जो तुम्हें बाजे वाजा है तुम्हारा वहां रखा, वहां बैठ जाओ। तो गोपाल प्रसाद कहे चाल में तो कुछ खराबी नहीं है। देखो लड़की देखना है, इसे चलने को लिए तो ठीक आता है या विकलांग है, पैरों से तो ठीक है क्या, ये इसकी जो चाल है इसकी चाल तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, पैरों से ठीक है। ऐसे गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को कहते हैं। तो चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है, चेहरा भी सही है, चेहरा भी बहुत सही दिखाई दे रहा है, खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और इतने जो म्यूजिक के साधन है यहाँ पर, तो कुछ गाना बजाना सीखा है क्या, ऐसा उस लड़की को सवाल करते हैं। उसी समय लड़की ने जवाब देते हुए रामस्वरूप जवाब देते हैं अथवा लड़की के पिता जवाब देते हैं, जी हाँ सितार भी और बाजा भी सुनाओ तो उमा एक आध सा गीत सितार के साथ। देखो लड़की के पिता अपने बेटी की बाजू लेते हुए कहते हैं देखो इन्होंने बाजा भी सीखा है, सितार भी सीखा है, गाना भी सीखा है। और वह रामस्वरूप अपनी बेटी को कहते उमा एक आध गीत सुना दो सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। देखो ये जब पिताजी कहते हैं कि बेटी एक आध दूसरा गाना सुना दो, तो ये जो उमा है इन रिश्तेदारों को खुश करने के लिए एक गीत सुना देती है। और गीत कौन सा था, एक मीरा का सुंदर भजन सुना देती है। तो और गाते गाते एक साथ रुक जाती है। भजन तो इतना खूबसूरत था, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये भजन के बोल थे। लेकिन जैसे गीत भजन गा रही थी, गाते गाते अचानक चुप हो जाती है और क्या कहती है देखो। उसी समय रामस्वरूप कहते हैं क्यों क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा, क्या हुआ इसमें रुकने के लिए, गाने को तो पूरा करो ना। तो गोपाल प्रसाद नहीं साहब काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। नहीं साहब यह काफी है, आपकी लड़की बहुत सही तरह से गीत गाती है, हमें गीत ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं। और उसी समय उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। तो गोपाल प्रसाद कहते अभी ठहरो बेटी, कहां चली जा रही हो, रुको। रामस्वरूप थोड़ा और भी बैठ रही रहो। उमा बैठती है। देखो जब उसके पिताजी कहते हैं कि बैठो थोड़ी देर रुक जाओ, तो उमा बैठती है। और उसी समय गोपाल प्रसाद कहते उमा से तुमने तो पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। उमा चुप। अभी होने वाले ससुर, अभी ससुर तो नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूं कि होने वाले ससुर उन्हें कहते गीत के साथ साथ पेंटिंग वेंटिंग भी करती हो क्या। तो रामस्वरूप लड़की जवाब नहीं देती हुए रामस्वरूप ही जवाब देते हाँ वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। तो वो लड़की के पिता कहते हाँ मैं आपको भूल ही गया कि यह पेंटिंग भी बहुत अच्छी तरह से बनाती है। और सामने जो दीवार है उस दीवार पर जो अलग अलग टंगी हुई तस्वीरें दिखाई देती है ना,
उसमें से एक कुत्ते वाली तस्वीर अथवा अन्य कुछ तस्वीरें वहां पर थी। ये तस्वीरें किसने बनाई है? उमा ने बनाई है। और उसी समय गोपाल प्रसाद कहते, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह देखो लड़के वालों की सोच कितनी है, सब कुछ चाहिए, लड़की देखने में खूबसूरत चाहिए, पढ़ाई कम होनी चाहिए, दूसरी बात यह कि सिलाई आना चाहिए, खाना बनाने के लिए आना चाहिए, गीत गाने के लिए आना चाहिए, पेंटिंग आना चाहिए, ऐसी अलग अलग तरह की सोच इन लड़कों वाले की थी। तो वो कहती है सिलाई वगैरह, तो रामस्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी जिम्मे रहती है, यहां तक कि मेरी कमीज भी। हाँ हाँ, देखो रामस्वरूप कहते हैं सिलाई तो ये पूरे घर की कर लेती है, यहां तक कि ये मेरा जो कमीज है, ये मेरा कमीज तक उमा ने सिला रखा है। और वो क्या करते, थोड़ा हंसते हैं। तो गोपाल प्रसाद, ठीक है, लेकिन बेटी तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? देखो ये गोपाल प्रसाद उस लड़की को सवाल करते हैं कि बेटी ठीक है, तुम सिलाई करती हो, पढ़ाई भी अच्छी तरह से करती हो, पेंटिंग करती हो, गीत गाती हो, तो इसके बारे में तुमने कुछ इनाम जीते हैं क्या? तो उमा फिर भी चुपचाप बैठी हुई है। और रामस्वरूप कहते, जवाब दो उमा गोपाल से। हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने, देखो हाँ हाँ, हमारी जो बेटी है थोड़ा क्या कर लेती है, शर्माती है। और जवाब दो उमा, ऐसे उसके पिताजी कहते। और गोपाल प्रसाद रुखी आवाज में कहते, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। देखो जरा बेटी ने भी थोड़ी बहुत बातें करना चाहिए, इसने भी मुंह खोलना चाहिए। तो रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हो, जवाब दो ना। उमा के पिताजी उमा को कहते हैं थोड़ी कुछ बातें करो, कुछ जवाब दो ना, तुम भी कुछ मुंह खोलो। तो उसी समय उमा हल्के लेकिन मजबूत आवाज, हल्की यानी थोड़ी धीरे आवाज में लेकिन मजबूत, उस आवाज में क्या थी, एक जान थी। क्या कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना। देखो इसका कहने का मतलब ये कि जो इन लोगों को लड़की की ओर देखने का मतलब ये कि ये कोई बाजारू चीज है, बाजार में मिलने वाली चीज है। जैसे कोई दुकानदार कुर्सी या मेज बेच देता है, वो मेज बातें करते हैं क्या, नहीं करते, सिर्फ बेचने वाला और खरीदने वाला बातें करता है। उसी तरह आप बातें कर रहे, आप दोनों बातें करते, तो मैं क्या जवाब दूं, ऐसा उसे कहने का मतलब था। उसी समय रामस्वरूप क्या कहते, देखो चौंक कर खड़े हो जाते, उमा उमा, चौंकते हैं, आश्चर्य से खड़े हो जाते, उमा उमा तुम ये क्या कह रही हो? उमा कहती, अब मुझे कह दीजिए बाबूजी, मैं अब तक चुप थी, लेकिन आज मुझे बोलने दो, मुझे कुछ जो कहना है कहने दो। तो गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया था। देखो अभी गोपाल प्रसाद को भी गुस्सा आ गया कि एक लड़की कहती है कि लड़की वाले हो सिर्फ बाजारी चीज है, खरीदने वाले और लेने वाले अथवा बेचने वाले एक दूसरे की बातें करते हैं, कुर्सी या मेज की बातें करती है क्या? इस बात का गोपाल प्रसाद को बहुत गुस्सा आ गया। और वो कहते हैं कि तो आपने मुझे मेरी इज्जत कम करने के लिए यहां बुलाया क्या? तो उमा कहती तेज आवाज में, अभी देखो उमा की आवाज बढ़ गई और कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे। मैंने एक बात कर दी तो आपकी इज्जत कम हो गई, लेकिन आप इतनी देर से हमारी बेइज्जती कर रहे, क्या हमें कोई इज्जत नहीं? क्या आपकी लड़की सही तरह से चल सकती है क्या, बात करती है क्या, खूबसूरती किस तरह की है, सिलाई वगैरह करती है क्या, गीत गाती है क्या? आप इतनी देर से हमें बातें कर रहे, तो इसमें हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? मैंने एक बात कही तो आपकी इज्जत चली गई, ऐसा उमा गुस्से में कहती है। शंकर, बाबूजी चलिए। देखो उसी समय शंकर कहता है, बाबूजी चलिए, यहां भी रुकने में कोई मतलब नहीं है। तो गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप है। अभी गोपाल प्रसाद सीधा उमा से सवाल करते, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? देखो अभी यहां उमा किस तरह से जवाब दी थी। उमा कहती है, जी हाँ,
मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं किया और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। देखो अभी उमा सीधा अपमान कर रही है उन लोगों का, और उमा कहती है मैंने बीए पास किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया। आपका बेटा जिस तरह लड़कियों को हॉस्टल में झांक झांक कर देखता था, इधर उधर घूमता रहता था, भटकता रहता था, उसी तरह तो मैंने कोई पाप नहीं किया। और मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल है, लेकिन इनसे पूछी गया किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। देखो ये जो उमा है अभी गुस्से में कहती है मुझे मेरी इज्जत मेरे मान का ख्याल है, मेरे परिवार का ख्याल है, लेकिन आपका बेटे को थोड़ा पूछ लीजिए। जैसे कि ये लड़कियों के हॉस्टल में झांक कर देखता था, और एक समय ऐसा हुआ था कि नौकरानी के पैरों में गिरकर छुपकर भाग गया था, जरा अपने बेटे से तो पूछ लीजिए। ऐसा उमा गुस्से में कहती है। रामस्वरूप उसी समय कहते उमा उमा तुम क्या कर रही हो? तो गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा दिया, धोखा दिया। अब गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को कहते बस बस, अब हम यहाँ एक पल भर में नहीं रुकते, आपने मेरे साथ धोखा दिया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। देखो जो लड़की के पिताजी है, लड़की के पिताजी ने उन्हें कहा था कि आपकी लड़की, हमारी लड़की सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि आपने मुझे धोखा दे दिया। आपने कहा कि ये जो बेटी सिर्फ कहाँ तक पढ़ी है? मैट्रिक तक पढ़ी है, और ये तो बीए पास है। आपने हमें क्या दिया? धोखा दे दिया। और निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। और उसी समय उमा कहती है जी हाँ जरूर चली जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी बैकबोन। यानी देखो वो जो कहती है कि घर जाकर यह भी पता लगा लीजिए कि आपके बेटे में रीढ़ की हड्डी है या नहीं है। क्या आप लोगों के बारे में ही सोच रहे? आपके बेटे के बारे में भी थोड़ा सोचो। आपका बेटा किसी तरह की पढ़ाई कर रहा है, आपका बेटा क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, किस तरह से पढ़ाई की है। क्या आपका बेटा भी एक कमर टूटा हुआ है, रीढ़ की हड्डी टूटा हुआ है क्या? ऐसा अपने घर जाकर थोड़ा सोच विचार कर लीजिए। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है, और उनके लड़के के रोलासापन दोनों बाहर चले जाते। उमा सहसा चुप हो जाती है। देखो जो एक लड़की ने एक लड़कों वालों का जिस तरह से अपमान किया था, ऐसा भी कहा तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन उस लड़की ने उस लड़के वालों की क्या उतारी थी? थोड़ी नजर उतारी थी। जो लड़कियों को कम देखना चाहते हैं उन परिवार वालों को उन्होंने सच्चाई बताने की कोशिश की। इसी तरह ये जो उमा रामस्वरूप गोपाल प्रसाद एक रीढ़ की हड्डी, इस पाठ के बारे में जो जगदीश चंद्र माथुर है, ये माथुर ने लड़कियों की शिक्षा अथवा समाज में लड़कियों को देखने का जो तरीका किस तरह का है, यह बहुत अच्छी तरह से बातें यहाँ बताने की कोशिश की थी। और यहाँ इसी तरह यह पाठ क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करो। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।